सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोल लेवलिंग। और आज का एपिसोड 9 होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे जिंगो और डीमन मोनस की फाइट हुई थी। वो भी घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे एंड में उसे वो लास्ट आइटम भी मिल जाता है जो कि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं 9th एपिसोड की। हम जब जिंगो को वो सारे आइटम मिल चुके हैं जो कि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए चाहिए, तो वो उन्हें क्राफ्ट करने की तैयारी शुरू करता है। लेकिन जब क्राफ्ट करने जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एलिक्सर की क्वांटिटी और सक्सेस रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि यूजर कितना ज्यादा इंटेलिजेंस है। इस बात से थोड़ा बहुत चिंता में तो पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसे क्राफ्ट करता है और फॉर्चुनेटली वो सक्सेस हो जाता है और फिर क्वांटिटी में 6 एलिक्सर मिल जाते हैं। अब एलिक्सर ऑफ लाइफ बन तो चुका है, लेकिन एक बात से वो अभी चिंता में है कि क्या इससे उसकी मॉम ठीक हो जाएगी। अब कुछ देर बाद ही वहाँ पे आयरन भी आ जाता है और आयरन उसके लिए गिफ्ट भी आता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। और वो गिफ्ट क्या होता है? वही वाइब्रेंट जो कि कुछ देर पहले उन लोगों ने मारा है। अब जिन उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अब उसके पास एक वाइब्रेंट भी आ चुका है जिसका नाम रखता है वो काइजर। अब काइजल को देख के ऐसे तो बहुत ज्यादा खुशी आती है। वो सोचती है कि इस काइजल पे उड़ के वो गिरते अपने घर पे पहुंच जाएगी और पार्टी करना शुरू कर देगी। लेकिन अपना जिन्हों तो यहाँ पर बात उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके मन में भी एक ही बात चल रही है कि वो जल्दी से जल्दी एलिक्सर ऑफ लाइफ को टेस्ट करना चाहता है और ये देखना चाहता है कि उसकी मॉम किससे ठीक हो पाएगी कि नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसके स्टोर में भी एक ऐसा आइटम है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तभी उसे एक ऐसा आइटम मिलता है जो कि पत्थर के जिस तरह दिखता है, जिससे उसे एक स्किल मिल जाती है जो कि होती है शैडो एक्सचेंज। अब इससे जिन वो अपने किसी भी शैडो से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। इसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच सकता था। और एसल को बोलता है तुम यहीं से निकल जाओ क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब एसल बोलती है कि घर नहीं जाओगे, तो मना करता है कि तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर पड़ने वाला है, तो इससे अच्छा होगा तुम ही चले जाओ, मैं ऐसे निकल रहा हूँ। अब ऐसे यहाँ पर जिन से कुछ कहने वाली होती है, आई लव यू शायद से कहने वाली होती है, लेकिन जिन उससे पहले ही गायब हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अब शैडो एक्सचेंज को यूज करने के बाद वो अपनी एक शैडो से लोकेशन चेंज तो कर लेता है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता क्योंकि हॉस्पिटल की लोकेशन वो नहीं है। तो वो सोचता है कि अब यहाँ पर से काइजल को बुलाया जाए और काइजल से उड़कर ही वो जाएगा। एंड काइजल को बुलाता है और उड़ के उसके ऊपर चले जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें चेयरमैन और उसके साथ एक इंसान को दिखाया जाता है जिसमें दूसरे इंसान का मुझे नाम याद नहीं है। अब इसमें ये अपने प्लेन को रिव्यू कर रहे होते हैं, जिसमें जैपनीज प्लेयर एंड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कोरियन प्लेयर पीछे से जाके उसको उनको हंट कर देंगे। और अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो उन्होंने रिट्रीट प्लान भी तैयार करा हुआ था। तो चेयरमैन कहते हैं ये सब बात तो ठीक है, क्या लेकिन तुमने जिन्हों को कांटेक्ट किया? तो वहां पर वो आदमी बताता है कि नहीं, अभी तक जिन्हों को हम कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। एंड दूसरी तरफ जिन्हों भी अपने माँ के हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और उनके बगल में ही बैठा हुआ है और उस इंसिडेंट को याद कर रहा है जिसके वजह से उसकी माँ को उसकी गर्दन में जो मार्क लगा है ना, वो लगा था। जी असल में जिन्हों के वही से ही लगा था। जब जिन्हों की मॉम जिन्हों के ऊपर गर्म पानी गिरने से बचा रही होती है, तब जिन्हों की मॉम की गर्दन में ये मार्क आ जाता है। एंड जिन्हों अभी भी यही मानता है कि इसकी गलती की वजह से ही उसकी मॉम की गर्दन पे वो मार्क लगा था। जिन्हों उस पोशन को अपने हाथ में लेता है और सोचता है कि मेरी मॉम ये पोशन को खुद से नहीं पी पाएंगे, और अगर पी भी लेते हैं किसी तरह इस पोशन को तो ये गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो पाएंगे। लेकिन वो जानता है कि सिस्टम की वजह से अभी तक बहुत ज्यादा मिरेकल हो चुके हैं। वो पहले ही रैंक हंटर था जो भी सबसे वीकेस्ट था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है और एक ऐसे रैंक हंटर बन चुका है। सिस्टम की वजह से अब तक वो बहुत ज्यादा मिरेकल देख चुका है और वो एक बार और सिस्टम पर बिलीव करना चाहता है। एंड उस पोशन को अपनी मॉम को पिला देता है और कहता है प्लीज मॉम उठ जाओ। जिन्हों जैसे अपनी मॉम को वो पोशन पिलाता है, पहले तो वो ग्लो करने लग जाती है लेकिन वो उठती नहीं है। ये देख के वो कहता है प्लीज मॉम उठ जाओ और उनके बगल में ही बैठे रहता है। ये इंतजार करता है कि उसकी मॉम कब उठेंगी। एंड फाइनली कुछ देर बाद की मॉम उठ जाती है एंड उससे पूछती है तुम जिन्हो ही हो ना? एंड वो वहां पर बताता है कि हाँ मैं जिन्हो ही हूँ। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसी है? तो वो बताता है उसकी बहन भी ठीक है। उसकी मॉम उससे कहती है तुम कितने बड़े हो चुके हो और देखो तुम्हें कितनी चोटें भी लगी हुई है। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ये सब मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी बेटा थैंक यू, तुमने अपने प्रॉमिस पूरा किया। वो कहता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात वो रोते हुए कह रहा होता है और जो उसकी खुशी के आंसू होते हैं। आखिरकार उसे वो रिवॉर्ड मिल चुका है जिसका इंतजार वो इतने लंबे समय से कर रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं क्योंकि ये पेशेंट रेटिनल स्लीप से होता है जो कि पहली बार है और सबसे बड़ी बात उसके शरीर पे किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटीज नहीं है और वो पेशेंट कह रहा है कि अभी के अभी वो डिस्चार्ज होना चाहता है। दूसरी तरफ जीना भी जब हॉस्पिटल में आती है और अपनी माँ को जागा वो देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अपनी माँ के गले लग के रोने लग जाती है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से चेयरमैन को दिखाई जाती है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने खड़े होते हैं और जेजू आइलैंड की फोर्स रेड की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं मीडिया के सामने। एंड वो बताते हैं कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है जापान और कोरिया के बीच में, जिसमें जापान के टोटल 10 एफ रैंक हंटर आने वाले हैं। जितने भी ए रैंक है उसके नीचे के रैंक के हंटर्स हैं वो अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने होमलैंड के ऊपर नजर रखेंगे और दूर से ही सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इस बार हम लोगों ने सोच के ही रखा है कि हम सक्सीड होकर ही रहेंगे।
अब दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट की पूरी फैमिली अपने घर वापस आ चुकी है, लेकिन घर पर आने के बाद वो क्या देखती है, बहुत सारा कूड़ा। जो किसने फैलाया है, जिन्हों की हमारी प्यारी बहन ने। तो वो फैसला करते हैं कि सबसे पहले अपने घर की सफाई करेंगे। सफाई के दौरान जिन्हों की मम सभी से कहती है कि ये घर कितना ज्यादा पुराना हो चुका है, ये जो मार्क्स यहाँ पर लगे हुए हैं ये तभी लगते हैं जब घर ज्यादा पुराना हो जाता है। जिन्हें यहाँ पर कहते हैं वो इसलिए कि हम यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं। अब यहाँ पर जिन्हों मनी मन खुश भी तो है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा डर बैठा हुआ है। एंड वो डर को नॉर्मल डर नहीं है, वो ये सोच रहा है कि मुझे वो इनाम तो मिल चुका है जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन कहीं हंटर बन के मैंने वो लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जो मुझे कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि अब वो एक हंटर बन चुका है। एक हंटर की जॉब ऐसी होती है कि जो कभी भी मर सकता है, उसकी लाइफ हमेशा रिस्क में रहती है। तो वो यही सोच रहा है कि उसने ये लाइन गलत क्रॉस तो नहीं कर ली। जिन्हों की मॉम यहाँ पर जिन्हों से पूछती कितने सालों में तुम्हारे डैड ने किया, तुम्हें कॉन्टेक्ट किया था, जिन्हों यहाँ पर मना कर देता है। तो बता दी कि मैंने न्यूज में देखा तुम एक हंटर बन चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे डैड से पहली बार मिली थी तो वो एक फायर फाइटर थे, और मुझे वो बहुत ज़्यादा कूल इसलिए लगे थे क्योंकि वो लोगों की जान बचा रहे थे। और अवेकन होने के बाद भी वो हंटर बने ताकि वो लोगों की जान बचा सके। और अब तुम भी जब एक हंटर बन चुके हो, तुमने उन्हीं के कदमों को फॉलो किया है। अपनी मॉम की इन बातों को सुनने के बाद के मन में जो अनईजी फीलिंग होती है ना, वो थोड़ी बहुत तो कम हो जाती है। तभी उसे कॉल आता है और वो उसे अटेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमको चेयरमैन और हंटर जिन चुल दिखाए जाते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन चुल चेयरमैन ने कह रहे होते हैं कि सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हैंडल करी, लेकिन हम लोगों ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे वो इंसान भी आ जाएगा। उस इंसान से ये लोग रेफर कर रहे होते हैं एंड्रू थॉमस, जो कि अमेरिका के एस रैंक हंटर है और जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि अमेरिका का सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर है वो। और भाई ये बात तो नॉर्मल थी कि दूसरे नेशन के इन मामलों को इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन वहां पर उसका आना तो थोड़ा अजीब था। तो चेयरमैन मामला कहते हैं शायद से वो मीडिया से यही बोल रहा हो कि वो गलती से यहाँ से निकल रहा था बस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हंटर हुआंग के रिगार्ड में वो हमें डराने आया था या फिर किसी चीज को वेरीफाई करने आया था, जो भी बात हो। लेकिन वो चेयरमैन यहाँ पर ये भी पूछते हैं क्या तुमने अभी भी हंटर संघ को कांटेक्ट नहीं किया है। तो बताता है कि नहीं, हंटर संघ को हम लोगों ने कांटेक्ट कर दिया और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात हुई है एंड वो कुछ ही देर में आ रहे होंगे। तो जब जिन्हों यहाँ पर आता है तो चेयरमैन उससे बताता है कि 4 जन में ये रेड शुरू होने वाली है और हम अकेले निकलने वाले हैं, और ये रेड हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतने सालों से हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो जिन्हों यहाँ पर सोचता है कि ये मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लेवल अप कर सकता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाएगा और इसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे पहले मिली होती तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, लेकिन अब बात अलग हो चुकी है। तो उसका रिप्लाई जिन्हों देने ही वाला होता है, लेकिन तुरंत ही वो स्ट्रॉन्ग माना महसूस करता है। चेयरमैन जिनमें से कहते हैं कितनी कमाल की बात है, तुम इतनी दूर से भी इस मानव को महसूस कर पा रहे हो। असल में जिम में ऐसे घंटे अपना वार्म अप कर रहे हैं और अगर तुम चाहो तो तुम भी देखने चल सकते हो। एंड जिन उनके सामने चले जाता है और नीचे 2 एस रैंक हंटर फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक हंटर बैक होते हैं जो कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बात कुछ और होती है। वो असल में अपनी पूरी पावर को वहाँ पर यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो जिन वहाँ पर पूछते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक इंसान वहाँ पर आकर बताते हैं कि अगर उन्होंने अपनी पूरी पावर यहाँ पर यूज करी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो पूरी पावर यूज करने के बाद एक मॉन्स्टर से बन जाते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पे वो लोग भी आए थे जिनका बहुत देर से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जापान के एस रैंक हंटर्स और गिल्ड लीडर। अब वहाँ पर वो लोग आते फीमेल हंटर जिन्हों को देखती है और उन सभी से पूछती है कि वो इंसान कौन है। तो ट्रांसलेटर उसने बताती है कि वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। यहाँ पे जिन्हों की बात हो रही है तो गिल्ड लीडर वहाँ पर वो समझता है कि वो एक असैसिन है और वो पावरफुल असैसिन सा लग रहा है, लेकिन ट्रांसलेटर उसे बता दी एक्चुअली में वो एक मेज है। तो गिल्ड लीडर जब उसे देखता है तो वो खुश था, पैसा हो जाता है कि इतना पावरफुल माना रखने वाला एक इंसान एक मेज कैसे हो सकता है। और जब जैपनीज एस रैंक हंटर्स कोरिया के एस रैंक हंटर्स की फाइट देखते हैं तो उनकी ट्रांसलेटर कहती है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट है, लेकिन मुझे भी कहती है कि शायद से इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जापान की गिल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ भी उतनी दिनों से देखते हुए आ रही है, शायद से इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ उन्हें इतनी कम लग रही है। अब वहाँ पे कोरिया का दूसरा गिल्ड मास्टर आ जाता है जो उनकी बातों से थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, उनसे बहस करने लग जाता है। तो यहाँ पर हंटर चाह भी आती है और वो कहती है तुम्हारे गेस्ट को परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो ये बताता है कि वो परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी बातों से वो थोड़ा ऑफेंड हो चुका है। तो यहाँ पर जापान के गिल्ड मास्टर ये कहता है कि तो ये मौका अच्छा है, क्यों ना हम अपने दोनों कंट्रीज के एस रैंक हंटर्स को लड़वाएं, एक फ्रेंडली मैच करवाएं और ये देखें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान ने ये लड़ाई शुरू करवाई थी वो खुद कोई बड़ा गिल्ड का मास्टर नहीं है। उसकी गिल्ड मास्टर बस कोरिया में टॉप 10 में आती है, लेकिन वो गिल्ड मास्टर खुद ही ए रैंक है। मतलब छोटे से इंसान ने इतना बड़ा बतंगड़ बनवा दिया था। सो गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है, मेरी वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।